नमस्कार। बात विवाद के लिए मैं कौशिक एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर एसएन सिंह हैं, जिनसे हम लोग बरसाती बीमारियों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बरसात के मौसम में बरसाती बुखार ज़्यादा चपेट में लेता है लोगों को, और इसी में लोगों को आशंका तीसरी लहर का भी है। आपके नज़र में इसके लिए क्या कुछ है? धन्यवाद कौशिक, और धन्यवाद बात विवाद की पूरी टीम को मैं एक बार फिर धन्यवाद कहता हूँ कि होम्योपैथ को लेकर और तत्परता और सजिंदगी जो दिखाई है इस वेब चैनल ने, उसके लिए मैं धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूँ। जहाँ तक सवाल है तीसरी लहर का, तो इसमें दो राय नहीं कि जो वायरल फीवर है वो पुनः एक बार पांव पसार रहा है। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसके सिम्टम हर साल की तरह ही इस साल भी है। थोड़ा कम्प्लेक्स सिम्टम इस साल ये है कि सर दर्द और पूरा बदन दर्द एक साथ आ रहा है, जबकि पहले अल्टरनेट आता था। पहले सर दर्द रहता था तो फिर सिम्टम उसका रहता था, फिर बदन दर्द रहता था, और अलग अलग अल्टरनेट करके सिम्टम्स आते थे, तो चिकित्सकों को कोई परेशानी होती नहीं थी। लेकिन कम्प्लेक्स सिम्टम आ रहा है तो थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन किसी भी महामारी से आपको अगर पार पाना है, किसी युद्ध से पार पाना है, तो उसके लिए टेम्परामेंट जो है वो बहुत महत्व की बात है। अगर आपका टेम्परामेंट सही है तो आप पूरी तरह धैर्य से, चाहे कोई भी लहर क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल बीमारी क्यों ना हो, आप उस पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका टेम्परामेंट लूज है, टेम्परामेंट आता कहाँ से है? तो टेम्परामेंट के लिए आपका जो स्टडी, आपका जो ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, तो वही उसके लिए एनर्जी का वर्क करता है, काम करता है। तो मुख्य बात है कि चिकित्सकों को अपना टेम्परामेंट जो है लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो माहौल बनाया गया है वो माहौल आतंक का बनाया गया है, और इस आतंक के माहौल में चिकित्सक भी भय में है और पब्लिक भी भय में है, जिसके चलते खासा मुश्किल हो रहा है इलाज। जैसे हम लोग इलाज करते हैं, उत्सुकता बनी रहती है पेशेंट और उसके तमाम अटेंडेंट को कि क्या ये तीसरी लहर का प्रकोप तो नहीं है। और ये सवाल जो है निश्चित रूप से डॉक्टर को भी प्रेशर में डालता है। लहर कोई भी हो ये मायने नहीं रखती, मायने रखता है चिकित्सक की जानकारी, चिकित्सक का टेम्परामेंट, पेशेंट की सहन शक्ति और अटेंडेंट का धैर्य कितना है। तो इन सारी चीज़ों की परीक्षा होती है और हो रही है। और मेरे यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं बुखार से पीड़ित, और काफ़ी उनके दर्द, बुखार, हाई टेम्परेचर रहता है, और सवाल उनका यही होता है कि सर ये कहीं तीसरी लहर तो नहीं है। मेरा जवाब भी हर बार की तरह सीधा रहता है कि लहर कोई भी हो, आप ठीक कितनी देर में हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं कि नहीं, बस इसको फोकस कीजिए। लहरों की हाइट को आप मत नापिए, वो डॉक्टर का विषय है और वो नाप रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो एक लोगों के ऊपर जो भय का माहौल है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चिकित्सक को भी और पब्लिक को भी। पब्लिक को विश्वास करना चाहिए अपने चिकित्सक पर। चिकित्सक का दायित्व है ठीक करना। ऐसे हालात में वो चिकित्सक थोड़ा मेहनत करे, अपने से जानकार लोगों से सलाह मशवरा करके और तैयार रहे। अच्छा, आमतौर पर जैसे पहले बरसाती मौसम में बुखार हुआ करता था, अभी जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या कुछ अंतर उसमें दिख रहा है उनके सिम्टम्स में, लक्षण में? बिल्कुल अंतर दिख रहा है, और वो अंतर जिस तरह का माहौल खड़ा किया गया है उसको ही 100% सही नहीं माना जाएगा। हर बार के सिम्टम कुछ न कुछ अलग आते हैं। जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो सिम्टम भी हूबहू नहीं रहते। हाँ, सिम्टम आपको मैंने पहले ही बताया कि कम्प्लेक्स सिम्टम्स आ रहे हैं। पहले बुखार जो वायरल होता था बरसात में, वो पूरे बदन दर्द, टटेनी के साथ आता था। बाद में सिर दर्द होता था, जब एक सिम्टम दबता था तो दूसरा सिम्टम आता था। अभी कम्प्लेक्स सिम्टम है, सर दर्द साथ है, बदन दर्द साथ है ना। तो ये कम्प्लेक्स सिम्टम है, लेकिन कम्प्लेक्स सिम्टम के बीच चिकित्सक, जो कुशल चिकित्सक है, वो अपनी राह निकाल ले रहा है। और मैंने तो कई पेशेंट को ठीक भी किया।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चिकित्सा जगत में तीसरी लहर को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, इसका प्रभाव भी लोगों के मन मस्तिष्क पर हो रहा है, लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं, डर रहे हैं, तो लोग क्या एहतियात बरतें, कैसे बचा जा सकता है इससे? इसके लिए क्या होम्योपैथ में इसके लिए क्या कुछ है? कौशिक, ये बहुत दुखद बात है कि होम्योपैथ को एक्सपेंड नहीं किया गया, अवसर नहीं दिया गया, प्रयोग के अवसर नहीं दिए गए। इसमें से प्रतिभावान चिकित्सकों को लेकर के और जनता के सेवा के अनुपात में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जहाँ तक है कि एक फोबिया बनाया गया है, तो ये फोबिया जो है कितना वास्तविक है और कितना बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हम लोगों ने पिछली बार दूसरी लहर में देखा है। जिस तरह के टेरर बनाए गए थे और थोड़ी मुश्किल पहली लहर से दूसरी लहर थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ उसमें मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस तरह से अपनी तैयारी किया था। आज भी अगर उस तरह से तैयारी करने डॉक्टर करें, और डॉक्टर ही क्यों, पूरा समाज, पूरी सरकार इन प्रतिभाओं का इस्तेमाल करे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई खौफ, इस तरह का कोई टेरर, कोई डर रहेगा। लेकिन डर बनाए रहने के पीछे क्या कारण है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का को सफलतापूर्वक अगर मैंने ट्रीट किया, मैंने उन्हें ठीक किया, तो इसका अगर एक्सपेंशन किया जाता, मेरे और भी कितने चिकित्सक होंगे होम्योपैथ के जो ऐसा किए होंगे, तो क्यों ना इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके और इस फोबिया को हटाया जाए। इस फोबिया को बनाए रखने की क्या वैधता है या क्या रणनीति है, ये समझ से बाहर की बात है। चिकित्सा जगत के लिए, होम्योपैथ के लिए ये कहीं से कोई टेरर की बात नहीं है। और पैथी के लिए हो, उस पैथी के बारे में मैं नहीं कह सकता। सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आम जन जो है, आम जन जो है वो इससे कैसे बचे? होम्योपैथ में इसके लिए क्या कुछ है? देखिए, चीज़ों को समग्रता में देखनी चाहिए, ठीक है। होम्योपैथ को जबरदस्ती एलोपैथ के माने एलोपैथ का आवरण पहनाकर, एलोपैथ का चश्मा लगाकर देखने को मजबूर किया जा रहा है ना, जिसके चलते कि चिकित्सक पर अतिरिक्त दबाव रहता है, और जिसको दबाव झेलने की आदत नहीं है वो मजबूरन इलाज छोड़ देते हैं, और फिर सफलता जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो औषधियाँ पहले से हैं, कुछ नई औषधियाँ हैं जिनको अगर कलेक्ट करके रखा जाए तो इस महामारी, तो महामारी का रूप ही नहीं लेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए 4 दवाएं लोग अपने घर में रखें। जिस तरह से कि एलोपैथी के कुछ दवाएं लोग रखते हैं, होम्योपैथी की 4 दवाएं अगर अपने घर में वो रखते हैं तो 90% तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% क्रिटिकल केसेज रहेंगे जिनके लिए उनका बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा, चिकित्सक के लिए भी आसान रहेगा, वो अनावश्यक लूट से बच जाएंगे, वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। ये सारे काम ये 4 औषधियाँ कर डालेंगी। उन 4 औषधियों के बारे में बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, बिल्कुल। हमारे दर्शकों को वो बताया जाए। जी बिल्कुल, मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप लोगों के लिए इतना फिक्र कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहा है, तो मेरा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो उन 4 औषधियों का मैं नाम बता रहा हूँ। थोड़ा सा इनका क्रम इस बार उल्टा हो जाएगा। पिछली लहर में जो क्रम था उस क्रम से इस बार क्रम उल्टा हो जाएगा। पिछली बार आर्सेनिक, बेलाडोना और रस्टक्स थी। इस बार रस्टक्स पहले आ जाएगी, उसके बाद आर्सेनिक आएगी, उसके बाद बेलाडोना आएगी। अच्छा, लेने का क्रम बदल जाएगा? क्रम बदल जाएगा, क्योंकि इस बार का सिम्टम सबसे पहले बदन दर्द के साथ आएगा। अच्छा। उसके बाद सर दर्द जाएगा, उसके बाद सिहरन और जाड़ा आएगा। तो इसका क्रम बदल देना है, क्रम बदल देना है। पहले अगर थोड़ा सा भी जैसे लगे कि मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ तो रस्टक्स उनको ले लेना है। दिन भर ठीक रहे तो शाम को बेलाडोना लेना है, दूसरे दिन आर्सेनिक लेना है।
दिन में अगर लगे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो 6 से 8 घंटे बाद वो आर्सेनिक ले लेंगे, फिर रात में बेलाडोना, 2-3 दिन इस क्रम को वो दोहराएंगे। इसके सपोर्ट में एक दवा लेना है। सेकेंड लहर में मैंने सेनेगा का नाम लिया था, इस बार उसको डिस्प्लेस कर देना है, उसकी जगह पर डिस्मोडियम नाम की दवा लेना है। अच्छा। और ये डिस्मोडियम नाम की दवा प्रत्येक दवा लेने के 1 घंटे पीछे, जैसे आप आर्सेनिक रस्ट लिए तो 1 घंटा बाद डिस्मोडियम क्यू 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर पी लेना है, फिर दोपहर में पी लेना है, फिर शाम को पी लेना है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होते हैं इसको ले लीजिए। 2-3 दिन में अगर स्वस्थ नहीं हुए तो एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हमेशा ही हम लोगों को सलाह देते रहते हैं। आप लोगों से भी मैं एक बार फिर याद दिलाऊंगा और कहूंगा कि आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेजें, उसका समाधान अगले वीडियोज में हम लोग डॉक्टर साहब से पूछ करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बे बात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।